अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। आज मैं बात करूंगी, बहुत ख्याल आता है कि जब मैं स्क्रीन्स देखती हूं और स्क्रीन्स पे देखने से ही पता चलता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो बनने जा रहे हैं और हमें जो है बहुत अट्रैक्टिव दिखाए भी जाते हैं इस वक्त। लेकिन मैं बात करूंगी जो मुल्क में माशी बहरान है, और दावा ये किया जा रहा है कि जो हाउसिंग सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ है। मगर जब मैंने वही बात की कि जब मैं देखती हूँ कि स्क्रीन्स और अखबार उसमें जब मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात होते देख रही होती हूँ, प्रोजेक्ट्स बनते देख भी रही हूँ अपने रास्तों में आते जाते, तो ऐसा लगता ही नहीं बिल्कुल भी मुझे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है कि चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब जो हैं उन्होंने जो है अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। और अभी उनके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो यही आ रहा था कि वो थोड़े परेशान हैं कि बिल्डर्स के ने बहुत मुश्किलात जो हैं उनके लिए पैदा कर दी हैं और मसले मसाइल आ रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि महंगाई भी हो गई है, तो वो इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। किस हद तक इसमें सच्चाई है या नहीं, लेकिन फिर ख्याल ये आता है कि जब इतने बड़े बड़े इदारों के हेड जो हैं वो हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हमें हौसला कौन देगा। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुफियान आदिया साहब, साउदर्न रीजन चेयरमैन आबाद हैं। इनसे मिलते हैं और फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान जी, साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर, आप ठीक? सुफियान साहब, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि भाई आप बताएं कि क्या रीज़न है क्या, लेकिन क्या ऐसी हकीकत है कि बिल्डर्स बहुत परेशान हैं? और क्या परेशानी की वजह यही है कि हर चीज़ जो है अगर वो डबल से ट्रिपल होती जा रही है? बिल्कुल मानूर ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें आबाद में इतने प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, हमारे अपने मेंबर्स को जब हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना, ये हमने एसोसिएशन बनाने का मकसद ये है कि हम अपने लोगों के इंटरेस्ट को उनको प्रोटेक्ट करें, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, चाहे उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई चीटिंग ना हो। बिल्कुल। आज सिचुएशन ये हो गई है जो हमने पिछले 70 सालों में ये विटनेस ही नहीं किया कभी कि आप बताएं कि 4 महीने में मार्च में एक 179 का डॉलर था, आज इंटरनेशनल ओपन मार्केट में 250 रुपये का डॉलर हो गया। इतना बड़ा जंप, एक 70 रुपये का बिल्कुल। बैरियर है, ये कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? 3 महीने में तो कोई बिजनेसमैन इसमें कारोबार ही नहीं हो सकता, बिजनेस हो ही नहीं सकता। जो स्टील हमने जो प्रोजेक्ट 3 साल पहले अगर एक शुरू किया, उस टाइम पे 1 लाख रुपए टन सरिया था, 90,000 रुपीज़, 95 से मैक्सिमम 1 लाख पे ये जी। फ्लक्चुएट होता था। आज वो सरिया 2,40,000 रुपये टन हो गई। इतना बड़ा 1,40,000 का गैप कौन फिल करेगा? देखिए, कुछ थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन होता है बिल्डर के पास कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में से कुछ, चलो जी। उसकी कॉस्ट जी। को बेयर कर ले। बिल्कुल। इतना बड़ा क्वेश्चन कहीं भी नहीं होता किसी बिजनेस में, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं। देखिए, इस वक्त कंपटीशन बहुत है। आज मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बराबर में दूसरा बिल्डर कर रहा है, फिर तीसरा प्रोजेक्ट कर रहा है। हर आदमी को पता है कि ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या थी। हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 3,000 रुपये गिनते थे मैक्सिमम। आज वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 6,000 थी, वो भी मैं बात कर रहा हूँ जब 180 रुपये का डॉलर था। आज तो जो नया जो कॉस्टिंग है ना, वो तो तकनीन लगाया नहीं जा सकता। आज मैं अगर माल मांगने जाता हूँ तो मेरे पास तो माल की सप्लाई ही नहीं है पीछे। सबसे बड़ा इस वक्त जो रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया कि नई एलसियाँ नहीं खुल रही, स्टील का नया स्क्रैप नहीं आ सकता। गवर्नमेंट की तरफ से जो नई एलसीज के ऊपर जो है, आप एडिबल ऑयल कुछ आ सकता है जो होम डोमेस्टिक यूज़ का है, जी। वीट आ सकता है, बाकी बहुत सारे ऐसे नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इम्पोर्ट बंद हो गई है। जी। आज मैं अपना कॉपर के लिए केबल मांगने जाता हूँ, उनके पास सप्लाई नहीं है। आप देखें, टोयोटा इंडस की फैक्ट्री की सप्लाई बंद कर दी, उन्हें प्रोडक्शन बंद करनी पड़ गई। क्यों हो गई? उन लोग कस्टमर्स को पैसे रिफंड करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास इम्पोर्ट करने के लिए मटेरियल ही नहीं है, हम प्रोडक्शन करेंगे क्या? सही। तो हमारा मुल्क जो है हम उस तरफ जा रहे हैं, और ये बहुत तेज़ी से डिज़ास्टर की तरफ है। अल्लाह ना करे, वैसे हमें उम्मीद बहुत अच्छी है इस मुल्क से, हम बहुत पॉजिटिव भी है। हम्म। मगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपने उन कमिटमेंट्स को कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि देखें, जब गाड़ी की डिलीवरी आप लेने जाते हैं ना, तो आज आपने अगर पेमेंट करी उसको 25% की, हम्म। जिस दिन आप डिलीवरी लेने जाएंगे उस दिन की वो प्राइस आपसे लेगा डिफरेंस। अगर आपने बिल्कुल। 100% पेमेंट आज कर दी, तो फिर तो आपको तो फिर तो उसी पे। वो आपसे एडिशनल अमाउंट नहीं चार्ज करता। जी। मगर बिल्डर के पास तो 4 साल का पेमेंट शेड्यूल है, उस 4 साल के पेमेंट शेड्यूल पे एक लिमिटेड गैप होता है। हम भी उस गैप को एब्जॉर्ब करके फिजिबिलिटी बनाते हैं। हम कहते हैं साल का 10% का एक इन्फ्लेशन है, जो कि पिछले 20 सालों का, 30 सालों का एक रिकॉर्ड है ना। कोई उस इन्फ्लेशन को अगर मैं 50% या 100% पे अगर मैं मार्जिन पे ले जाऊँ, तो मैं प्रोजेक्ट, मेरे लिए फिजिबल ही नहीं है, मैं प्रोजेक्ट ही नहीं कर सकूंगा इतना हाई बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अब ये नहीं लोगों को समझ में आ रहा, जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं जो पिछले 2 सालों में, वो 6,000 रुपये
स्क्वायर फुट के ऊपर है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शामिल थी, उसकी लैंड प्राइस शामिल थी, उसका प्रॉफिट शामिल था। एवरीथिंग। आज अगर वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही 6,000 हो गई तो उसकी लैंड कॉस्ट भी वाइप आउट हो गई, उसका प्रॉफिट भी वाइप आउट हो गया। चलो प्रॉफिट तो वो फिर भी एब्जॉर्ब कर ले, चलो भाई नॉन प्रॉफिट पे एक धंधा कर लिया ना, चले इतने साल कमाया, एक प्रोजेक्ट पे ना कमाया, मगर उसके जेब में अगर नुकसान आ रहा है या उसकी कॉस्ट ही उसको जेब से देनी पड़ रही, कौन बिल्डर आपको लगता है कोई डेवलपर कोई नहीं कर सकेगा। कोई भी फुलफिल नहीं करेगा। गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स जो है एसपीडी के, वो सारे रुकना शुरू हो गए। इस वक्त अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, सीमेंट की सेल्स ड्रॉप हो गई, आपकी स्टील की सेल्स ड्रॉप हो गई, ये हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो गई। अब हुआ ये कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सबसे बड़ा, हम ये होपफुल थे, हमें एक जी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रही थी जो इंटरनेशनली जो स्टील प्राइसेस थी, जो स्क्रैप की थी, कोल की प्राइसेस थी, वो सारी नीचे आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि बाहर भी रिसेशन आया। बिल्कुल। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार चले एक डॉलर 180 से 200 हो गया तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन पे इंटरनेशनली भी प्राइसेस नीचे आए। वो इंटरनेशनली प्राइसेस नीचे आई, इधर से डॉलर बढ़ डॉलर गया, बढ़ गया। और वहाँ पे स्टील का स्क्रैप जो $350 का हुआ था वो वापस $450 पे, एलएमई लंदन मेटल एक्सचेंज जो है वापस स्क्रैप 450 पे हो गया। ये इतनी बड़ी दो तीन तरफ से मार पड़ रही है। मेन कंपोनेंट स्टील और सीमेंट होता है 50% इस प्रोजेक्ट के तो अंदर। इसलिए सुफियान साहब क्या काम रोकना पड़ गया आप लोगों को? देखिए, काम अभी तक तो लोग सपोर्ट करके अपने आप को कुछ ना कुछ हम्म। तरीके से कुशन करके चला रहे थे, मगर अब जो सिचुएशन है ना, इसका रिजल्ट हमें आएगा 2 से 3 महीने के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि इस महंगाई के बाद अब लोग कोई खड़े हो सकेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ कि सुफियान साहब, 3 स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट जो कि महंगाई को रोक नहीं पा रही है, बिल्डर्स, आपने अभी सारी मजबूरी बता दी कि क्या है, तीसरे फिर हम आवाम। तो हम आवाम जो है फिर हमारे ऊपर ये मुझ जैसे पे फिर वो पड़ेगा ना सारा कुछ, देखिए, हमें हम बेयर करना पड़ेगा। आपको बेयर करना पड़ेगा, कुछ बिल्डर को बेयर करना पड़ेगा, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बेयर करना पड़ेगा। मगर इस वक्त तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को 2-3 दफ़ा रब्ता करने की कोशिश करी, बट ही इज़ टू बिज़ी कि हमारा उससे कोई रब्ता हो सके। हमें तो गवर्नमेंट इस वक्त कहीं नज़र ही नहीं आ रही किसी पेज पे। ना वो आबाद इतना बड़ा स्टेक होल्डर है कि उसके साथ उनको रब्ता करने का भी टाइम नहीं है। हमने उनसे कई दफ़ा रिक्वेस्ट करी कि इस पे बैठे, कोई इस पर डिस्कशन हो। हमने इनको कहा, देखें कि स्टील के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी आपने बहुत ज़्यादा रखी है ना, आप कुछ टैक्सेस के अंदर से कट डाउन करें, जी। आप रेगुलेटरी ड्यूटी को रिलैक्स करें, एडिशनल ड्यूटी कुछ ले लें, कुछ आप उस पर रिलीफ दे दें, तो उसमें कुछ स्टील की प्राइस पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाए, कुछ बिल्डर्स अपने अपने उसमें से डाल दें, कुछ बर्डन जो है वो एंड कंज्यूमर पे डालें, तो मिल मिला के ये इंडस्ट्री रिवाइव कर सकते हैं, काम कर सकेंगे। हम आज अगर चाहें, हम एक्सपेक्ट कर लें कि $1 250 से वापस 200 आएगा, वो नहीं नज़र आता। गवर्नमेंट कितने दावे कर दे, रोज़ एक नई बातें कर दे, वो सिर्फ एक आई वॉश है। खान साहब, ये तो आपके जो आपकी जो आबाद वाले हैं उनके ये आइडियाज़ हैं, वो ये चाह रहे हैं सब हो, लेकिन असल चीज़ तो ये है ना कि गवर्नमेंट जब साथ देगी जब भी आप ये सब कुछ कर पाएंगे। तो ये जो आप लोगों के बिल्डर्स के खास तौर से, अभी आप खुद कह रहे हैं कि खुद आबाद के सब इतने परेशान हैं, उन सबके आपस में मसले मसाइल हैं, तो क्या फिर आप लोगों ने इसके अब हल क्या निकालने की कोशिश कर रहे देखिए, हैं? हमें तो हल नज़र नहीं आ रहा, हम एक डेड एंड पे आके रुक गए। आगे एक दीवार नज़र आ रही है, उस दीवार को हम पार ही नहीं कर पा रहे ना। इसी मजबूरी की वजह से हमारे चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब को, ही हैज़ टू रिज़ाइन। वो कोई खुशी से कर नहीं गया, उसने 10 साल दिए आबाद को, और मेन प्राइम टाइम अपना लाइफ का मगर ये दिया। रिज़ाइन देना तो फिर हल तो नहीं हुआ ना। लेकिन जब आप किसी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते ना, तो लोगों को मजबूरन स्टेप डाउन होना, वो एक इज्जत वाली बात है ना। आज अगर मैं किसी के साथ खड़ा ही नहीं हो सकता हूँ, आप देखें ना, नस्ला टावर का इतना बड़ा इशू बनाया कि बिल्डर ने गलत किया। कल प्रोविंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया 95% बिल्डिंग लीगल थी, 5% इरेगुलरिटी थी। वो ऐसी इरेगुलरिटी नहीं थी जिसके अंदर बिल्डिंग को आपने जमीन ग्राउंड कर दिया। 14 मंजिला खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी थी, उसमें लोगों के घर थे। जी। तो यही सारे मामलात हैं जो, अगर हम कहीं एक बात करते हैं तो बोलते हैं तो बिल्डर माफिया है। बिल्डर माफिया नहीं है, इस मुल्क के इकोनॉमी के एक रोल प्ले करने के लोग हैं। आप बिल्कुल। इनको बिठाएं, इनको समझें, इनसे सुने, इनसे आइडियाज़ लें। हम अपने लोगों को साइड करते हैं, हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे आएगी जब आपके अपने लोग सिक्योर नहीं हैं। इस वक्त ये मानूर सिचुएशन हो गई है, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, जी। डॉलर की इतनी शदीद बुरी हालत है, हर आदमी दुबई जाना चाहता है। वहाँ पे इकोनॉमी फिर रिवाइव हो गई है, जो 2006 में जो प्राइसेस थी उससे वापस ऊपर चली गई है, और जो कुछ एरिया जो विलास वगैरह के, उसमें तो प्राइस 2-3 टाइम्स ऊपर चली गई है।
हर आदमी कहता है देखो मैं वहाँ नहीं भी कमाऊँ ना तो मेरे अगर वहाँ पैसे ही पड़े होंगे तो 3 महीने में कौन सी दुनिया में होता है जहाँ 25% डिवैल्यूएशन हो जाए। इस वक्त पाक रुपी वर्ल्ड की सेकंड वर्स्ट करेंसी हो गई है। तो मतलब कहाँ हमारी परफॉर्मेंस चली गई, हम कहाँ खड़े हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, रोज़ फ्री फॉल रखा हुआ है, स्टेट बैंक को रखा हुआ है 240 रुपये का अगर इंटर बैंक का रेट होता है तो जो जी। बार्गेन होके स्टेट बैंक जो है वो 245 पे आज वो डॉलर दे रही है किसी की अगर एलसी। तो ये तो हाल है हमारे यहाँ। सही। सुफियान साहब, इस पे मैं अभी मज़ीद आपसे बात करती हूँ, लेकिन एक आम परसेप्शन है कि जो चीज़ आपको महंगी मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो आगे जाके वो जो आपका कंज़्यूमर है, उसके उस तक मुंतकिल होता है सारा कुछ। और इसको मज़ीद आपसे एक्सप्लेन मैं करवाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके फिर आपसे मैं जानना चाहूँगी, एक्सप्लेन करें इसे कि जब वो उस तक मुंतकिल होता है, ये तो ऑटोमेटिकली होता है, सीधी-सी बात है। उसका कोई हल निकाला जा रहा है या नहीं? क्योंकि अभी आपके अपने मसाइल तो हल नहीं हुए, लेकिन जो इस वक्त कंज़्यूमर जो इन्वेस्ट कर रहा है या जिसने किया हुआ है, वो ये प्रोग्राम देख रहा है, वो आपसे ज़रूर ये बात जानना चाहेगा। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आगे वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं सुफियान साहब से पूछ रही थी कि भई एक आपको चीज़ महंगी मिली है, तो उसको आप आगे जाके जब आप कंज़्यूमर को देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी थोड़ी-सी प्राइस और बढ़ जाती है सुफियान साहब। इस वक़्त जो है, अगर कोई कंज़्यूमर लगाना भी चाहता है, चलें उसके उसके पास है, वो बाइंग पावर है, वो कर सकता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मानूर, आपको मैं इसकी स्ट्रेट एग्जांपल दूं, आप गाड़ियों की एग्जांपल ले लें। इस वक्त सोशल मीडिया पे ना व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर तस्वीर आती है कि 2016 के अंदर 32 लाख रुपए की होंडा सिविक थी और आज 32 लाख रुपए की पिकांटो गाड़ी हो गई। आप आज वो जो 32 लाख की गाड़ी थी ना वो 70 लाख रुपए की हो गई है। सही। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर पे ही है। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ आपके शो में बोलूँ नहीं नहीं कंज्यूमर पे नहीं बिल्डर पे जाएगा, कोई अपने ऊपर इतना बड़ा गैप कोई नहीं फिल नहीं कर देता। सकता। ये इतना बड़ा खड्डा है ना कि हुँ। जो अगर जाएगा तो खुद ही गिर जाएगा। इस वक्त तो वो सुसाइड पे हो गई है। तो देखें जिस तरीके से वर्ल्ड के अंदर आपकी शिपिंग लाइंस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बैंकिंग इंडस्ट्री में जो काम हुआ है, आप देखें इस वक्त दुनिया के अंदर 18% इंटरेस्ट रेट कहीं पे भी नहीं है। जो हमारे पास इंडस्ट्री है ना, मेरी स्टील वालों से बात हुई, उनने कहा सुफियान भाई हमारे पास 15,000 रुपये टन तो फाइनेंशियल कॉस्ट है, क्योंकि हम इतना स्टील का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, हमारे मिल चढ़ानी है, इतना स्टॉक इन हैंड रखना है, सारी चीज़ें कई दफ़ा हमें उधार भी माल बेचना है। तो बोला हमारी तो जो इस वक्त हम 2,40,000 में माल बेच रहे हैं तो हमारा 15,000 रुपये तो सिर्फ बैंक का इंटरेस्ट की कॉस्ट है जो हम पे कर रहे हैं। अब इमेजिन करें जिस मुल्क के अंदर 15,000 रुपये टन तो सिर्फ वो बैंक की फाइनेंशियल कॉस्ट पे कर रहा है। जी। तो वो ये सारी चीज़ें कम हुए ना, अगर अगर गवर्नमेंट लेवल पे सीरियसनेस आ जाए, आज बैठ जाए ना सर जोड़ के, हम 1 महीने के अंदर इस चीज़ों को ट्रैक डाउन कर सकते हैं। हम डॉलर भी नहीं चला सकते हैं। मैं आपको यहाँ बैठे बैठे आबाद गारंटी कर देता है आज कि आपको 10 बिलियन डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस एडिशनल हम करा के दे देते हैं हाउसिंग सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो आए, गवर्नमेंट कहीं सीरियसनेस तो दे दे। आपको कहीं बाहर जाके कि IMF से पैसा लाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लोगों को आप बैठा लें एक दफ़ा। तो याद है आप लास्ट प्रोग्राम में जब मेरे आए थे और मैंने गुज़िश्ता गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात की थी और बड़ी अच्छी वो थी। उससे जो भी गेस्ट आता है उसको वो अप्रिशिएट करता है, और आज भी वो कहते हैं अगर उसे कंटिन्यू किया जाए तो ज़ाहिरी बात है इंडस्ट्री जो है उसका पहिया उससे चल ही रहा था। तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखें लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट ने काम किया ना, आप उसके फिगर्स उठा के देखें। आपका फॉरेन रेमिटेंस कितना था, आज कितना है। देखिए हम मेरे पास अपने ओवरसी कस्टमर्स हैं, जिन लोगों ने हमसे अगर अपार्टमेंट या कहीं ऑफिस बुक करें ना, वो आज इंटरेस्टेड ही नहीं है उसको बिल्कुल। इन्वेंट्री को कंटिन्यू करने में। वो कहते हैं आप मेरा फ्लैट कैंसिल करके मुझे जब पैसे देना रिफंड कर देना या मेरा फ्लैट भेज और ये दो। बिल्डर्स के लिए इतना आसान नहीं है इस तरह इस से वक्त किसी तो को भी। आसान नहीं है। मैं उनको कहता हूँ भाई क्या वो, मैंने कहा आपका तो एडवांटेज है। बोला यार मैं इस मुल्क में पैसे क्यों भेजूँ अपने बाहर। बोला यार मैंने जब $1 अगर 1 करोड़ रुपए का कहीं अपार्टमेंट खरीदा है तो चलो आज बढ़ के वो 1 करोड़ 10 लाख का हो गया। बोला मेरे 1 करोड़ रुपए आज मैं वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो वो मेरे 70 लाख रुपए भी नहीं आ रहे। तो बोला मैं क्या करूँगा उस 10 लाख रुपए का रिटर्न कर, मेरा प्रॉफिट तो छोड़ो, मेरे तो जेब से नुकसान हो गया। तो हर आदमी कैलकुलेट करता है, वो हार्ड अर्न मनी है। जितना बाहर ओवरसी कस्टमर है ना, वो सब हार्ड अर्न मनी के लोग हैं जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो अपनी सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। वो कहते हैं इससे बेहतर हम ये कैश अपने पास आज यहाँ रख लें ना।
हम जब हालात बेहतर होंगे फिर हम देख लेंगे। देखिए सही। आप लोगों को ओवरसीज़ को जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आपका जो फॉरेन रेमिटेंस है ना वो भी, उसका भी फिगर्स आपके पास आप ग्रेजुअली देखेंगे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी नीचे आ जाएगा। तो 2.2 2.3 बिलियन डॉलर्स पे रेमिटेंस आ रहा था एवरी मंथ, वो उसका ग्राफ भी नीचे चला जाएगा। एक प्रैक्टिस हमेशा देखने में आई है सुफियान साहब, जब कहीं पे किसी चीज़ की प्राइस जो है वो डाउन होती है, चाहे वो किसी हवाले से ही बात कर लें, तो लोग उसकी तरफ बाइंग पावर जो है लोगों की बढ़ जाती है। हाउसिंग सेक्टर की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या प्राइजेस डाउन हुई हैं? देखिए मानूर, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली एडवाइस लेना, मैं तो आपके व्यूअर्स को सबको कहूँगा इस वक्त जिसके पास भी फंड है ना वो प्रॉपर्टी ज़रूर ले ले, ज़रूर ले लें ज़रूर ले प्रॉपर्टी, ले। क्योंकि एक वक्त वो मुझे याद पड़ता है बूम आया था जिस वक्त, तो देखें उससे पहले बहुत लोगों को मशवरा यही दिया गया था प्रॉपर्टी को ज़रूर जो है ऑनेस्टली उसमें इस इन्वेस्ट करें। वक्त आपके पास कोई एग्जिट नहीं है। आप डॉलर ख़रीद के रख नहीं सकते, जी। इट्स इलीगल। आप गोल्ड ख़रीद के रख नहीं सकते। आपके पास डॉलर पैसा आपका जो 100 रुपये थे ना वो आज 70 रुपये हो गए जी। विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पैसे तो सुगड़ गए, अब आप ये पैसों को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि ये आप एटलीस्ट अपने आंसू तो पोछें। वो एक ही ऑप्शन है आज आपके पास जो सिक्योर है, वो है प्रॉपर्टी। जिसने आज प्रॉपर्टी ले ली ना वो 3 साल में जीत जाएगा। देखें ये मुल्क तैर के निकल जाएगा। हार्ड टाइम हम्म। हमेशा आया है, 2007 में भी आया, 2009 में भी आया, इससे पहले भी हमने देखा 90s में भी आया। देखें इस मुल्क में हार्ड टाइम आता है, मगर इस पे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है। अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा मौजज़ा करता है, हम कहीं ना कहीं खड़े होकर बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होते हैं और हम स्टेबल हो जाते हैं बहुत। तो मैं तो यही उनको मशवरा दूंगा आपके व्यूअर्स को कि अगर उनके पास आज अवेलेबिलिटी है, डोंट बी अफ्रेड। ये मुल्क को कुछ नहीं होने जा रहा, ना ये डिफ़ॉल्ट होगा इंशाल्लाह, ना इसमें कोई आँच भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। इस पे अल्लाह का बड़ा करम है। और आप आज भी ले लें प्रॉपर्टी, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। अभी बिल्डर्स की क्या सूरत हाल है? बिल्डर्स क्या नए प्रोजेक्ट्स लेके आने के उसमें हैं, यानी क्या? क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग तो ज़मीन से ज़्यादा वो चाहते हैं, कोई आजकल जो कराची की सूरत हाल है ख़ास तौर से मैं बात करूँगी, यहाँ पे तो प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं लोग कि चलें 2 कमरों का 3 कमरों का कोई उन्हें अच्छा अपार्टमेंट जो है इस प्रोजेक्ट बन रहा हो तो उसमें वो लें। ठीक है, इस वक्त जो बिल्डर्स ज़मीन की, लेके बनवाना तो इतना आसान काम नहीं है जो सूरत हाल आप बता रहे हैं। देखें इस वक्त जो बिल्डर्स हैं ना वो बेहद परेशान हैं कि अगर वो नया काम भी शुरू करें ना 6,000 रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से, वो प्लान करें हम 10,000 रुपये स्क्वायर फुट अगर अपार्टमेंट बेचते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि ये मैं 6,000 भी रहेगी या ये 10,000 हो जाएगी। अगर पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से कहीं लोगों को होप तो दिलाई जाए ना, कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ इंश्योरिटीज़ हो, कुछ गारंटीज हो कि भाई आप लोग काम करो हम आपके साथ खड़े हैं। ये आर्टिफिशियली एस्केलेट हो गया है। जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट आता है फाइनेंस मिनिस्टर का कि ये सट्टा चल रहा है, फॉरेक्स डीलर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अभी हमारे पास ये आ रहा है। अभी नई बात आ गई कि आईएमएफ के लोग 10 दिन की छुट्टियों पे, आईएमएफ बंद है, 10 दिन बाद नेगोशिएशन शुरू होगी। तो कोई ना कोई देखें, आप लोगों को होप देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट होप देती है ना तो बिजनेसमैन खड़ा हो जाएगा आज। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो बिल्डर्स हैं ना उनका प्रोजेक्ट बनाने का इंटरेस्ट बिल्कुल लूज़ हो गया है। नए प्रोजेक्ट्स नहीं अनाउंस कर रहे। वो कहते हैं इससे बेहतर ज़मीन पड़ी रहे, जब हालात सही होंगे, तूफान है ना, तूफान में बाहर निकल के बिल्कुल, जाके बिल्कुल, वो फ़ायदा नहीं। आपने बारिश में देखा ना, बारिशों में सब हर आदमी अपने घर बैठा था, बिल्कुल। रोडों पे सन्नाटे थे। इस वक्त जो नया बिल्डर आना चाह रहा है ना जो प्रोजेक्ट के, वो कहता है यार मैं कि हाउसिंग स्कीम कर लूँ, लैंड डेवलपमेंट का काम हो, वो ज़्यादा बेटर है बजाय उसके कि उसके अंदर मेरी कॉस्ट तो फिक्स है ना। मैं कल शर्मिंदा तो नहीं हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, अपनी रेपुटेशन ही लूज़ करूँगा ना। मैं अगर उससे एस्केलेशन की बात करूँगा या एडिशनल को पैसे मांगूंगा तो नेचुरली कस्टमर हुँ। बोलेगा आपने और मुझसे इस वक़्त यही प्राइस तय की। सूरत-हाल पैदा हो गई है कि तमाम जो बिल्डर्स, डेवलपर्स हैं, वो इसी बात से परेशान हैं क्योंकि वो जो कंस्ट्रक्शन का काम था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो उस वक़्त तक अब कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो लोगों से तो वो फिर वही हो गया कि डिसऑनेस्टी हो जाएगी। अब उसके अंदर शरई मसला भी आया। हमने जब मुफ्ती कराम से कुछ बिल्डरों ने पूछा, मेरे पास आए, बोला हमने तो मुफ्ती से सब मशवरा किया है। उन्होंने कहा कि आप ले नहीं सकते एस्केलेशन चार्जेस, आपने तो कीमत तय करी है उसके ऊपर। अब बोले हम तो इसमें फंस गए। देखें बहुत सारे दीनी लोग भी हैं, हर आदमी नहीं चाहता। बोला हम काम कैसे करेंगे अब। तो वो एक बड़ी पैनिक सिचुएशन है। बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि देखें ये जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स उम्मीदें अच्छी नज़र आती हैं। देखें डॉलर जी। के अंदर भी मुझे करेक्शन कुछ नज़र आती है। मैं बहुत होपफुल हूँ इस मुल्क से, और मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। मैं इसी मुल्क में रहूँगा, इसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना है, जीना मरना हमारा यहीं है। बिल्कुल। सुफ़ियान साहब, और बात जी, आप और कंप्लीट करें बात। और ऑयल प्राइसेस देखें हमारा थोड़ा सा, अगर ये करेक्शन आती है ना इस वक्त 98 एक हुँ। $105 के आसपास ऑयल की प्राइस, ये ऑयल प्राइसेस $65-70 पे उम्मीद है इंशाल्लाह आ जाएगी। वंस ये आती है ना हमारे रुपये की स्टेबिलिटी आ जाएगी।
आएगी क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर कर चुके हैं, उनके लिए यही होप है। सब यही देख रहे हैं कि भई अभी गवर्नमेंट जो है, जब वो स्टेबल होगी वहाँ से। और क्या मुझे एक चीज़ और भी जाननी है सुफ़ियान साहब, अभी मेरी एक और प्रोग्राम में बात हुई थी एक गेस्ट से, तो उनसे मैंने यही जानना चाहा था कि क्या आप लोग वाक़ई समझते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, आप चाह रहे हैं कोई मीटिंग हो, गवर्नमेंट कोई बात सुने, तो क्या मीटिंग्स के बाद कोई हल निकलता है? ये आप मुझे श्योरिटी वाली बात बताइए। या देखिए जस्ट इस आप लोगों को वक्त सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि चलो भई मीटिंग होगी गवर्नमेंट के लोगों के साथ? आम, देखिए कई दफ़ा उनको भी ज़रूरत तो है। देखें, अगर वो आज नहीं करेंगे ना चीज़ें, तो उनको भी वोट लेकर वापस आना है। कुछ हुँ, चीज़ें वो भी करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें उनके बस में नहीं होती। कुछ कई दफ़ा वो इतने हमारे पास फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन होती है। अभी एक एक मसले से निकलते नहीं है, हुँ, गवर्नमेंट दूसरे मसले में उलझ जाती है। एक तो हो ना कि कोई एक सिस्टम बनाओ कि डे टू डे मिफ्ता इस्माइल से तो नहीं मीटिंग हो सकती, बल्कि बिल्कुल। फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ 4 लोग डेजिग्नेट हो, एक कमेटी हो। और जिस तरह आप देखें, इमरान खान साहब क्या करते थे, एवरी थर्सडे मीटिंग करते थे। एवरी ट्यूसडे जो है वो स्टेट बैंक का गवर्नर मीटिंग करता था, पॉलिसीज़ बनती थी, फॉलो अप होता था। उनको पता है भाई प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली जवाब देना है, जी, तो वो खलबली मची रहती थी, कोई ना कोई मूवमेंट होती होती रहती थी। एक फ़ोन जाता था ना, तो उस पे चीज़ें मूव ऑन होना शुरू हो गई थी। इनको किस तरीके के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। और इस वक्त अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि वो आज हैं या कल नहीं है। कभी उनके सीएम पंजाब के इलेक्शंस का है इशूज़, कभी को और इलेक्शन का। देख, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। हमें कल ये तो पता हो कि कल ये फेडरल गवर्नमेंट है भी नहीं है, वो हमसे भी मीटिंग करके क्या कमिटमेंट करेंगे आज। तो या तो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए सबसे। ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ना, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है ना। हमें इससे नहीं कि कोई पीटीआई आए, पीपल्स पार्टी है, नून लीग आए, जो भी आती है आ जाए, वंस फॉर ऑल आए। जी। और उनको 5 साल का एक रोड मैप दे दे, बिजनेस कम्युनिटी को इम्पोर्ट के टैरिफ दे दे, पॉलिसीज दे दें, नई इंडस्ट्री जिसको लगानी उसको दे दें, इलेक्ट्रिक बिल्स के टैरिफ दे दें, ताकि वो काम करे, आगे एक्सपेंशन करे। जान साहब दे तो दें, फिर बात वहीं आ जाती है। वही फिर बात करूँगी कि एक प्रोग्राम में ये भी ज़िक्र हुआ कि चलें 5 साल दे तो दें, लेकिन वो कंप्लीट भी तो करें वो 5 साल। जब हुकूमत ही कंप्लीट नहीं कर पाती, तो फिर आप लोगों के वो 5 साल वहीं फिर बीच में आके बात रुक जाती है। मज़ीद इस पे बात करते हैं और ये भी बात करूँगी कि इतनी गवर्नमेंट्स आईं, स्कीम्स सिर्फ़ एक ही गवर्नमेंट ने जो है हाउसिंग के हवाले से दी। लोग भी दिलचस्पी ले रहे थे, बैंक भी बहुत ज़्यादा उसमें साथ दे रहे थे। खुद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, साथ देने के लिए सब तैयार थे। आगे चल के क्या सूरत हाल होगी, क्या होना चाहिए, ये आपसे जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहें। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले सुफियान साहब से बात हो रही थी, इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी। और आबाद वाकई बहुत, मेरे तो जिस प्रोग्राम में को भी आप उठा के देख लें, आबाद से मुंसलिक लोग ही आते हैं कि वही काम कर रहे हैं और लोगों के मसाइल भी हल कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि डायरेक्ट आप लोगों तक लोग पहुँच जाते हैं और अपने मसाइल लेके जाते हैं, उनको रिजॉल्व भी किया जाता है, चाहे वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हों या फिर वो लोग जो कि इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिनको कोई परेशानी आ रही हो किसी प्रोजेक्ट में। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि जो हम चलें, हम ये बातें हुकूमत पे नहीं डालते, कोई इदारा है जो देखता है और इनको रिज़ॉल्व भी करता है। अभी मैं आपसे बात कर रही थी ब्रेक से पहले, गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी, बड़ा बूम आया उसके अंदर, इंडस्ट्री भी बहुत उसमें रन करने लगी, बैंक भी बड़े एक्टिव थे, लोग भी बहुत उनकी भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा ली थी लोगों ने। अब क्या पोजीशन है? कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो गवर्नमेंट, देयर इज़ नो पॉलिसी, फ्री फॉल है। ना नज़र आती है, अगर आपको नज़र आती है तो बता दें अगर हम गलत कहते हैं। देखिए, ना इन्वेस्टर्स को कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है, ना कोई जॉब करने वाले को है। हुँ, देखें, जो महंगाई जो इस वक्त, जो डॉलर का जो पिछले 10 दिन में अगर आप देखेंगे ना, जो 210 रुपये से 250 रुपये हो गया, इसका तो महंगाई का तूफान आने वाला है। लोग तो पहले अपने घर को सिक्योर करेंगे ना। अभी तो इसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइस पे आएगा, फूड प्राइस पे आएगा, हर जी, जगह पे आएगा। बिल्कुल। और आया हुआ है ऑलरेडी। देखें, सबसे पहले यहाँ होता है कि रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज़ें हैं ना। जी, इस वक्त क्या हो गया है, पहले सबसे पहले अपना फूड का करेगा, अपनी क्लोथिंग का करेगा, अपना एजुकेशन करेगा, फिर अपना व्हीकल का करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कराची में है ही नहीं, और ऑल ओवर पाकिस्तान कोई बहुत अच्छा नहीं है, जो कि होना चाहिए था। और फिर सबसे लास्ट सेक्टर अब हो गया हाउसिंग का, मगर सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक हाउसिंग है ना, छत होना है ना, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है बिल्कुल। लाइफ के अंदर। और पीपल डू अंडरस्टैंड ऑल्सो।
मगर अब सिचुएशन ये है कि उसके जेब में इतनी ताकत हो ना, इतने वसाइल हों। देखें वेस्ट के अंदर हम जाके देखते हैं ना, 1% फाइनेंस इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको हाउसिंग फाइनेंस मिल जाता है, उसको लोन्स मिलते हैं, उसकी क्रेडिट रेटिंग्स होती है। यहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट जब पीटीआई आई, उसने क्या किया, उसने इस पॉलिसी को फॉलो किया। उसने स्टेट बैंक के साथ बैठा, उसने कहा जो फर्स्ट बायर आएगा ना, आप उसको 5% इंटरेस्ट रेट पे लेंडिंग कर दें, उसको स्पेशल टैरिफ कर दें, जिसका फर्स्ट हाउस है। जी। अब वो सारी पॉलिसीज़ ख़त्म हो गई। इस वक्त अगर कोई हाउस लेना जाता है, 18% इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ने जाता है, तो वो क्या इंटरेस्ट भरेगा और क्या वो करेगा उससे? तो वो कहेगा मैं आज रेंट पे कोई चीज़ ले लूँ, तो दैट्स ऑल्सो लोअर देन इट। अगर कोई 2 करोड़ रुपए का मकान है, उसके ऊपर उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट ही कोई उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, जो उसके अगर उसको रेंटल पे कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो बोलेगा मैं इतनी हाई प्राइस पे इंटरेस्ट बढ़ूँ, तो मैं बेहतर है मैं रेंटेड हाउस के अंदर रह लूँ। तो जब तक पॉलिसीज़ ये सेटल डाउन नहीं होंगी ना, आप हाउसिंग पॉलिसी पे हम बैठ ही नहीं सकेंगे, ना हम बात कर सकेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस वक्त बड़ी होपलेस नज़र आ रही है। उनको वो खुद भी होप छोड़ चुके हैं। उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि आगे उनसे आईएमएफ से क्या डील होगी। या तो ये आईएमएफ से डील कर करें, पैकेजेस बनाएं, चीज़ें करें, दूसरी कंट्री से बात करें, जिस तरीके से लास्ट 10 ईयर में जो चीज़ें हुई हैं। और ये तो कहते रहे हमेशा कि हम तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, हम आएंगे तो हम चीज़ों को संभाल लेंगे। जिस तरीके से गवर्नमेंट जब ख़त्म हुई इमरान खान की पीटीआई की, तो उस टाइम पे जो इनका दावा था कि हम तो 160 रुपये पे ले आएंगे, जी। 190 रुपये का हो गया था, और वन बल्कि 200 के करीब गया था, फिर एकदम से 185 पे आ गया। जी। और बड़ी होपफुल थे लोग, बड़े होपफुल थे, चेयरफुल थे कि यार अब तो चीज़ अब बहुत अच्छी हो जाएंगी। मगर हुआ क्या अल्टीमेटली? तो वो इससे वर्ष क्या आप नज़र आएगा, 70 रुपये की डीवैल्यूएशन 3 महीने में, मार्च से लेके जुलाई तक। सुफियान साहब, चलें ये तमाम बातें अपनी जगह, हमें पता है कि भाई पॉलिटिकल क्राइसिस भी हैं, करेंसी हम कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, सब कुछ। क्या लोग ये समझें या आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 महीने जो लगने हैं, उसको उसमें अगर ये काम रुक भी गया है, तो जब थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी तो उसके बाद उनको जो इतना ये इस वक्त जो प्राइसेस आए हुए हैं और ये बर्दाश्त करें, नुकसान उठाएं या कुछ, इससे बेहतर है वेट कर लें और उसके बाद 3-4 महीने के बाद जो है वो वही चीज़ें उसी तरीके से चलना शुरू हो जाएं। शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए बिल्कुल हो सकती है, मगर गवर्नमेंट हैज़ टू बी सीरियस। इनने विदाउट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करे, इनने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए, डीम्ड इनकम क्रिएट करना शुरू कर दी। जिस जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की भी प्रॉपर्टीज़ है ना, जो हमने अभी प्रॉपर्टी लेके रखी, जिस पे हमने जी। काम प्रोजेक्ट करेंगे, जिस पे प्रोजेक्ट नहीं हो रहा ना, उस पे भी काम आपको डीम्ड इनकम चार्ज करेंगे, 1% टैक्स करेंगे, जो FBR वैल्यू दुनिया में कहीं नहीं होता। इनने एक काइंड ऑफ नया नाम दे के डीम्ड इनकम, इनने वेल टैक्स लगा दिए प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये खुद नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी का बिजनेस चले या आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रिवाइवल हो। देखिए लोगों को कुछ सेग्रीगेशन इनको करनी पड़ेगी, इनको बैठना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स के साथ। हम ये वन साइडेड अगर सारे डिसीजन इंडस्ट्री को एक साइड करके या अपने डिसीजन करने जाएंगे तो इस तरह काम नहीं होता। आपको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ज़रूर करना पड़ेगा। एक तो डीन इनकम की, फिर इनने क्या किया कि लास्ट पिछले कुछ सालों में इनने FBR वैल्यूएशन बढ़ाते रहे। हमारे मुल्क में 10% FBR वैल्यूएशन होती थी, जी। 90% अनऑफिशियल, सबको पता है। आज वो ऑलमोस्ट 70% पे आ गई है। तो इस वक्त जो अगर 5 करोड़ रुपए का प्लॉट है DHA के अंदर, उस प्लॉट की कीमत 4 करोड़ रुपए थी। इस वक्त उसकी 3.5 करोड़ रुपए जो है FBR वैल्यूएशन आ गई है। अब ये इतने हाई टैक्सेस के अंदर अगर कोई इतनी प्रॉपर्टी टैक्सेस भरेगा, तो वो रिवाइवल नहीं हो सकता इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए कोई पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और वो स्टेक होल्डर के साथ बैठना पड़ेगा। अच्छा सुफियान साहब, क्या आपको इस चीज़ का आइडिया है कि जो इमरान खान ने जो लो इनकम हाउसिंग का स्कीम स्टार्ट की थी, क्या उसको दोबारा जो है स्टार्ट कर दिया गया है अब? देखें अब तो लो कॉस्ट तो कुछ नाम क्योंकि का भी मुझे नहीं कुछ रहा। इस तरह का आइडिया है और कुछ मैंने पढ़ा भी था कि इस स्कीम को देखें दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि लो कॉस्ट इनकम लोगों के लिए, लो इनकम लोगों के लिए कोई हाउसिंग सेक्टर पे हुँ। काम किया जाए। और इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियली कोई मीटिंग नहीं हुई। इनने एक आध नोटिफिकेशन निकाला, एक आध जैसे लेटर आप कह निकाला। रहे हैं वीकली हुआ करती थी, वो मीटिंग्स अब वो नहीं नहीं है, ऐसा नहीं कुछ हैं। भी नहीं है, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। मेरे पास यूथ प्रोग्राम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लास्ट वीक भी फ़ोन आया, उससे पहले भी फ़ोन आया। उन्होंने कहा मारे, उन्होंने 2 दफ़ा टाइम कमिटमेंट किया, आए नहीं। उनका था वर्क बेस्ड ट्रेनिंग। उन वो जिस तरह से सिनटेफ्टा या इस तरीके के ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो चाहते हैं कि आबाद के साथ मिलकर कराए जाए। हमने उनको वेलकम किया, हमने कहा आप आएँ, बिल्कुल हम आपको करने को तैयार हैं, हम लोगों को एजुकेट भी करेंगे, अपनी साइट पर ट्रेनिंग भी करेंगे, हम आपके साथ
फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं अगर आपको कोई इशूज़ है। उनने कहा इससे तो अच्छी वेलकमिंग बात ही कोई नहीं है। बट इतनी नॉन सीरियसनेस है कि 2 दफ़ा मीटिंग तय हुई, उसके बाद आज तक कोई नहीं आया। तो उसका कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई स्पेशल असिस्टेंट थे आतिफ साहब, और कोई लेडी थी, मुझे उनका नाम नहीं याद। तो इसी तरीके से अभी तक पॉलिसीज़ कोई नहीं। देखें, गवर्नमेंट को या तो पता हो ना कि हमने ये 1.5 साल हुकूमत करनी है तो उनको करने दी जाए, ताकि वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी देते हैं। इस वक्त तो उनको ये नहीं पता कि हम सुबह हैं नहीं, असेंबलियाँ तहलील तो नहीं हो रही। इस अनसर्टेनिटी में बिजनेस फिर नहीं तो हो सकता। सुफियान साहब कोई भी उनसे उम्मीद नहीं लगा सकता कि वो हमारे मसाइल को हल करेगा या कुछ, तो फिर आपस में आप लोगों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट भी मजबूर है। गवर्नमेंट को भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मिलेगी ना, गवर्नमेंट को भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर उनको काम करने दिया जाए ना, हम्म। जो भी है ना, अब आ गए, अब उनको दे देना 1.5 साल आप कर लें काम। देखिए, हमें इस मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए। हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, हम बहुत सारी चीज़ें बिजनेस कम्युनिटी अपने आप तैर के निकल आएगी। मगर कोई होप तो मिल जाए, कोई तसल्ली तो हो। अगर इलेक्शन करने तो फिर करा दें। ये वन साइड कर देना लोगों को। बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि आगे होने क्या जा रहा है। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी बल्कि मेरे ख्याल से आवाम हर तरह से जो है कंफ्यूज है और उसको नहीं समझ आ एवरीवन रहा कि आगे क्या होने जा रहा है। वो सिर्फ वाकई इसी इंतज़ार में कि इलेक्शन हो जाए, उसके बाद देखते हैं कि जो हुकूमत आती है फिर उसी से हम सवाल भी कर क्योंकि सकते हैं ना। बिजनेस कम्युनिटी का मानूर हमेशा ये होता है कि अगर उसके पास फंड्स भी है ना कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो उस टाइम पे वो भी रुक जाता है कि नहीं यार, देखें आगे पॉलिसीज़ क्या आ रही हैं। और आई होप कि पॉलिसीज़ जो भी गवर्नमेंट आएगी ना वो अच्छी लेकर आएगी, क्योंकि रिवाइवल तो इस करना है मुल्क का कुछ भी सही। करके। सुफियान साहब, आप क्या हुकूमत को तजावीज़ पेश करेंगे? क्योंकि भाई ये क्राइसिस जो हैं महज बिल्डर्स के नहीं हैं, हम आवाम के भी हैं जो घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। जो आपने कहा कि रोटी कपड़ा मकान, तीसरे नंबर पे मकान आता है, लेकिन वो रोटी कपड़ा उसी में से बचा के उस मकान की तरफ वो आते हैं। तो क्या इस पे आप मशवरा देंगे और क्या कहेंगे आप? देखिए, गवर्नमेंट को सीरियसनेस होनी पड़ेगी। पहले, सबसे पहले उनको अपने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करें, उनको अपने साथ कमेटीज़ में रखें, अपनी टीम मेंबर्स बनाएं, उनके साथ देखें जो वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेसमैन है ना, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको साथ बिठाएं, उनसे एडवाइसेस लें, उनसे प्रपोजल्स लें, उस पर काम करना शुरू करें। हम खाली अब मीटिंग ना करें, हमें इम्प्लीमेंट करना है। सही, बिल्कुल। पहला जो डिलीवर मैं करके दिखाना है ना? मेरा मेरा ये होगा कि जो फर्स्ट टाइम अगर कोई हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए अपना घर परचेज करने जाता है ना, आप उसको 1% 2% इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको घर खरीदने देते हैं। सही। आपके जितने जो लोग हैं जिनके पास मकानात नहीं है ना, उन सब मकान खरीदने आ जाएंगे, हुँ। क्योंकि उन लोगों के पास मकान तो खरीदना है, पैसे नहीं है। और वो उस इतने मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपकी रीपेमेंट भी कर देंगे, डिफ़ॉल्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी हाउस वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको 20 साल का फाइनेंशियल वो दे दें। इसमें होगा ये कि आपकी तमाम इंडस्ट्रियाँ चली जाएंगी, कि तकरीबन 50 से प्लस इंडस्ट्रीज़ हैं। हमारे हिसाब से 70 प्लस एलाइड इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली 50 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। आपका स्टील, सीमेंट, सही। वुड इंडस्ट्री, पेंट, हर इंडस्ट्री आपकी डायरेक्टली जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगी। आपका एग्रीकल्चर के बाद नंबर 2 जो है वो रियल स्टेट हाउसिंग सेक्टर के अंदर लेबर लगती है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर। इसमें अनस्किल्ड लेबर बेताशा लगती है, लेबोरस काम है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी उस स्पीड पे नहीं आई है। हाई राइजेस में कराची में तो ज़रूर है, द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान वो टेक्नोलॉजी नहीं, बिल्कुल, आप लेबर से साउदर्न काम। रीजन को आप देख रहे हैं, आपको ज़्यादा अंदाज़ा है इस तो चीज़ का। वो लेबरस काम है, वो आपकी बहुत सारी लेबर और ये सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल आपका मूव ऑन होना शुरू हो जाएगा, मैं समझता हूँ। अगर ये थोड़ा सा, अगर ये फर्स्ट ओनर को, फर्स्ट हाउस बायर को फैसिलिटेट कर दें, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। थैंक यू सो मच सुफियान साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए और यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आप ना उम्मीद करके नहीं जा रहे। आप सबसे अच्छी बात आपने लोगों के लिए यही कही है नाज़रीन, सुफियान साहब ने, कि इस वक्त है, जो भी आपके पास, जो आपकी बाइंग पावर जितनी भी है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि होपफुली 2 और 3 मंथ्स की बात है। इसमें आपने देखा है कि अभी भी कोई तूफ़ान आता है तो वो इसी तरह गुजर जाता है, और हम पाकिस्तानी माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ब्रेव भी हैं। इसी हवाले से कि हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल आती है तो उससे हम सह भी जाते हैं और फिर उससे निकलने के बाद काफ़ी अच्छे हालात में भी आ जाते हैं, और ये सब हम देखते भी हैं और हमेशा से देखते चले आ रहे हैं। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।